ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। इंडिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सबके डिफरेंट आंसर्स होंगे। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। किसी को लगता है इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल थी, किसी को नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, किसी को अटल बिहारी वाजपेयी। बट ऑनेस्टली इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग लीडर्स के पास अलग अलग सुपर स्किल्स थी। आज हम इसी डिबेट को एकदम यूनिक तरीके से देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस स्पेसिफिक लीडरशिप एरिया या स्किल में कौन सा प्राइम मिनिस्टर सबसे बेस्ट है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पास लगभग कुछ नहीं था। देश में बहुत गरीबी थी, पार्टीशन का दर्द था और बिखरी हुई प्रिंसली स्टेट से जूझ रहा था। ऐसे टाइम पर देश का फाउंडेशन रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। वो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं चलाई थी, उन्होंने एक आने वाले मॉडर्न इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया। उन्होंने बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू शुरू किए, जिन्हें उन्होंने टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। उनका मानना था कि अगर देश को सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बनना है तो हैवी इंडस्ट्रीज देश के अंदर ही होनी चाहिए। जिस टाइम पर दूसरे कंट्री ऑथोरिटेरियन रिजीम या सिंपल लैंग्वेज में डिक्टेटरशिप और मेरे शब्दों में शॉर्टकट ले रहे थे, नेताजी ने देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस की शुरुआत की। जबकि दुनिया को लगता था कि एक इतना बड़ा और अनएजुकेटेड देश डेमोक्रेसी नहीं चला पाएगा। देश के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम शुरू किया। अगर आज हमारे पास एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और हम एक यूनाइटेड कंट्री हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह नेहरू जी की वही नेशन बिल्डिंग का विजन था। उन्होंने बिखरे हुए इंडिया को एक मिट्टी में पिरोया। अब आते हैं एक ऐसी सिचुएशन पर जो किसी भी लीडर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। वो है वॉर का टाइम। जब देश पर कोई अचानक मुसीबत आ जाए तब सारी पब्लिक डर में होती है और सबकी आंखें सिर्फ एक इंसान पर टिकी होती हैं, देश का प्राइम मिनिस्टर। ऐसे प्रेशर वाले वक्त में चाहिए होता है एक एकदम काम, डिटरमिन्ड और शार्प लीडर। इस कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। शास्त्री जी का पर्सनैलिटी वाइज तो बहुत ही सिंपल और शांत नेचर था, मतलब उनमें जिगर था। जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ था, तब उन्होंने जिस तरह से मिलिट्री को फ्री हैंड दिया और देश का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, दैट वाज ऑसम। देश में उस टाइम फूड शॉर्टेज भी चल रही थी। उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी और पूरे देश ने उनकी बात मानकर एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक नया नारा दिया जो आज भी हर इंडियन की जुबान पर है, जय जवान जय किसान। इस एक लाइन ने बॉर्डर पर लड़ रहे सोल्जर्स और खेत में काम कर रहे फार्मर्स दोनों का जोश डबल कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबसे बड़े क्राइसिस में भी खुद न डरे और पूरी जनता को एक साथ खड़ा कर दे। क्राइसिस को हैंडल करना एक बात है, लेकिन दुश्मन को धूल चटाकर एक नया मैप ड्रॉ कर देना एक एकदम अलग लेवल की स्किल है। इसके लिए चाहिए होती है कोल्ड कैलकुलेशन, सॉलिड प्लानिंग और एक ऐसी विल पावर जो किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे ना झुके। यहां पर आती है देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी। 1971 की वॉर काफी ज्यादा आयरॉनिक थी। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया, वो एक जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास थी। एक तरफ अमेरिका और बाकी बड़ी पावर्स इंडिया पर प्रेशर बना रही थी, लेकिन उन्होंने बिना डरे मिलिट्री जनरल्स को पूरी फ्रीडम दी, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा निकला। बल्कि सिर्फ अच्छा नहीं, सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया और एक नया देश बना बांग्लादेश। ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उनके डिसीजंस एकदम शार्प और बिना किसी कंफ्यूजन के होते थे। उनका ये फियरलेस एटीट्यूड उन्हें स्ट्रैटेजिक सक्सेस में सबसे ऊपर खड़ा करता है। अब 1971 से 1991 में चलते हैं। अब सोचो आप एक ऐसी शॉप में हैं जहां सिर्फ 2-3 तरह के बिस्किट्स मिलते हैं। गाड़ी के नाम पर सिर्फ अंबैसेडर या पद्मिनी है और हर चीज के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। इंडिया की इकोनॉमी एकदम बंद है और देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा है। देश बैंक्रप्सी के कगार पर है। ये सब 1991 में हो रहा था, बट हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त में देश को इस दलदल से निकालने का काम किया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने। पीवी नरसिम्हा राव जी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया था। उन्होंने देश के पुराने घिसे पिटाए लाइसेंस राज को खत्म किया और इंडिया के दरवाजे ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोल दिए। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी दी। अगर 1991 में राव जी ने वो बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं किए होते तो आज जो हम आईटी बूम, बड़ी ग्लोबल कंपनीज और इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देख पाते, वो शायद बहुत साल बाद आता या कभी आता ही नहीं। चुपचाप रहकर देश की किस्मत बदल देना, ये उनकी सबसे बड़ी स्किल थी। बट इतना कुछ करने के बाद भी उनकी कोई बात नहीं करता। थोड़ा सैड है बट सच है।
बड़े रिफॉर्म्स करना एक बात है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी को लगातार ट्रैक पर रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और देश की जीडीपी ग्रोथ को डबल डिजिट तक ले जाना एक अलग ही लेवल का मैथ होता है। इसके लिए कोई पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक असली इकोनॉमिस्ट चाहिए होता है जो ग्लोबल मार्केट्स की नब्ज समझता हो। और इस स्किल में सबसे ऊंचा नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम बने तो उनके टेन्योर 2004 से 2014 के टाइम इंडिया ने सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ देखी थी। उनके टाइम पर करोड़ों लोग पॉवर्टी से निकलकर मिडिल क्लास में आए थे। सबसे बड़ी बात थी 2008 में, जब पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आया था। तब अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बैंक्स डूब गए थे, लेकिन इंडिया पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिंह की सॉलिड फाइनेंशियल पॉलिसीज और बैंक्स पर उनके कंट्रोल्स ने इंडिया को सिक्योर रखा था। वो बातें कम करते थे, लेकिन उनका दिमाग देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने में सबसे तेज चलता था। The foreign press had declared India a caged tiger. It was Dr. Singh who set it free. History will be kinder to me than the contemporary media or the others. ओके, सोचो तुम्हारे ग्रुप में 15 लोग हैं। कोई लेजी है, कोई बहुत ओपिनियनेटेड है, कोई सिर्फ क्रेडिट चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता। अब तुम सबको साथ लेकर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हार्ड होगा ना? अब सोचो वो 15 लोग सिर्फ क्लासमेट्स नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बिल्कुल अलग एजेंडा है। यही होता है कोलिशन मैनेजमेंट। वाजपेयी जी के एनडीए में 24 पार्टीज थीं। मतलब हर दिन सुबह उठकर पहले सोचना पड़ता था कि आज कौन सी पार्टी नाराज है। लेकिन वाजपेयी जी ने ये 6 साल तक मैनेज किया था। 1999 से 2004 तक पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट चलाई थी। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वाजपेयी जी में एक यूनिक क्वालिटी थी, वो दुश्मनों को भी अपना बना लेते थे। ऑपोजिशन में कांग्रेस थी, लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी वाजपेयी जी की इज्जत करते थे। ये एक्चुअली बहुत बड़ा और हार्ड काम है। वो किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे। अगर कोई एलाय पार्टी कुछ मांगती थी तो वो प्रोफेशनली हैंडल करते थे, और इसलिए कोलिशन टूट नहीं पाई। कोलिशन मैनेजमेंट में वो लोग सर्वाइव करते हैं जो ईगो छोड़ देते हैं। एज यू कैन सी, मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, विच इज कंप्लीटली फ्री बाय द वे। और कर ही रहे हो तो हाइप भी कर देना प्लीज, वो वीडियो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। थैंक यू। ऑरेटरी क्या होती है? ऑरेटरी सिर्फ भाषण नहीं होती। ऑरेटरी वो होती है जिसमें तुम्हारे वर्ड्स लोगों के दिल में उतर जाएं, और मेरे हिसाब से ये कवि ही कर सकता है। 1999 से 2004 के बीच में पार्लियामेंट में कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी कविता और राजनीति का संगम थे। वाजपेयी जी पहले एक पोएट थे, तो उनकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी। जब वो बोलते थे तो उनके बीच के पॉजेस भी बहुत कुछ बोल जाते थे। एट दिस पॉइंट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ पोएट। उनकी हिंदी इतनी शानदार थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों रुका करते थे। उनका एक बड़ा ही फेमस कोट है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, एंड दिस कोट, ओ बॉय, दिस कोट इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। उनकी स्पीचेस में कोई गुस्सा या नफरत नहीं होती थी, बल्कि उनमें विट, कविता और सबके लिए रिस्पेक्ट होती थी। वो अपोजिशन पर ऐसा सटायरिकल अटैक करते थे कि सामने वाला बुरा भी नहीं मान पाता था और उनकी बात भी पूरी हो जाती थी। उन जैसा ऑरेटर पार्लियामेंट में शायद ही दूसरा देखा होगा। ग्लोबल स्टेज पर अपने देश की ऐसी इमेज बनाना कि कोई भी बड़ा कंट्री आपको अंडर एस्टिमेट ना कर सके, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। जब इंडिया आजाद हुआ तब दुनिया 2 बड़े कैंप्स में बटी हुई थी। एक तरफ यूएस था, अमेरिका, और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, रशिया। दोनों चाहते थे कि इंडिया उनकी टीम में आ जाए। ऐसे क्रिटिकल टाइम पर इंडिया की यूनिक फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करने का क्रेडिट जाता है फिर से जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी ने सोचा कि अगर हम किसी एक कैंप में चले गए तो हम फिर से अपनी फ्रीडम खो देंगे और उनके रूल्स पर चलना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने दूसरे नए आजाद हुए कंट्रीज के साथ मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब था कि हम किसी की साइड नहीं हैं, हम अपनी साइड हैं। इस पॉलिसी की वजह से इंडिया को यूएस और यूएसएसआर दोनों से मदद मिलती रही। नेहरू जी ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल जो 2 कंट्रीज के बीच पीस के लिए फॉलो किए जाएं। बट 1962 में चाइना ने धोखा दिया, वो एक बड़ा दर्द था। बट डिप्लोमेटिक विजन तो सही था ना, पीस चाहना गलत नहीं होता। नेहरू जी आज भी वर्ल्ड के कई यूनिवर्सिटीज में फॉरेन पॉलिसी के सिलेबस में पढ़े जाते हैं। नेहरू जी का ग्लोबल स्टेचर इतना बड़ा था कि उनकी आवाज को यूनाइटेड नेशंस में बहुत सीरियस लिया जाता था। उन्होंने इंडिया को एक पीस लविंग और प्रिंसिपल नेशन के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से इंडिया का ग्लोबल प्रोफाइल शुरुआत से ही काफी स्ट्रांग रही।
अब बात करते हैं मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी स्किल की, मास कम्युनिकेशन। आज के डिजिटल टाइम में जहां हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, वहां जनता से डायरेक्टली कनेक्ट करना, उनका ट्रस्ट जीतना और उन्हें अपने विजन के साथ जोड़ना एक अलग लेवल का आर्ट होता है। इस कैटेगरी के अनडिस्प्यूटेड मास्टर हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने पब्लिक कम्युनिकेशन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्रेस रिलीजेस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली मन की बात रेडियो शो, मैसिव ग्राउंड रैलीज और सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता से बातें करते हैं। उनका ब्रांडिंग और मार्केटिंग सेंस इतना स्ट्रांग है कि वो हर बड़ी गवर्नमेंट स्कीम को एक मास मूवमेंट जैसे स्वच्छ भारत अभियान में बदल देते हैं। उनका पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्टाइल इतना अग्रेसिव और टेक्सावी होता है कि उनके पीछे करोड़ों लोग एक आवाज पर चलने को तैयार हो जाते हैं। जनता की नब्ज को पकड़ना और उनकी लैंग्वेज में बात करना ही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है। उनका ये विजन, डिजिटल इंडिया, लोगों को इंटरनेट से जोड़ना, यूपीआई से पेमेंट करना, आरोग्य सेतु, ये सब एक कम्युनिकेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मिक्स भी है। या क्रिटिक्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन ज्यादा है, सब्सटेंस थोड़ा कम है। वो डिबेट छोड़ो, वो पॉलिटिकल डिबेट है और वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। माय पॉइंट इज, प्योर कम्युनिकेशन स्किल में इस जमाने में मोदी जी सबसे आगे हैं। अगर आपको लगता है कि देश के डेवलपमेंट को स्पीड देनी है, तो आपको फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। रास्ते बढ़िया होंगे, ट्रेन स्पीड से चलेंगी और डिजिटल पेमेंट चुटकियों में होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, राइट? इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वाले सेगमेंट में भी नरेंद्र मोदी का ग्राफ काफी हाई रहता है। पीएम मोदी के टेन्योर में इंडिया ने इंफ्रा के मामले में एक बड़ा जंप देखा है। 2014 में इंडिया में रफली 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे। मोदी गवर्नमेंट ने इस नंबर को रफली डबल कर दिया है, नंबर 1.5 लाख किलोमीटर के करीब पहुंचा है। Isn't that impressive? एयरपोर्ट्स का भी नंबर डबल हो गया है, 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स से मोर देन 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। और रेलवे स्टेशंस का भी रेनोवेशन चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन्स, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स जो स्पीड और कंफर्ट देती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा रेवोल्यूशन आया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूपीआई और सस्ते इंटरनेट की वजह से आज इंडिया के छोटे से छोटे गाँव का सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इस स्केल पर फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा को पुश करना देश के बिजनेस और इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दे रहा है। ये स्किल थोड़ी अलग है। इसका मतलब है कि आप आज में जी रहे हो, पर आपकी आंखें 20-30 साल आगे के फ्यूचर पर हैं। आपको पता है कि आने वाला कल टेक्नोलॉजी और साइंस का है, इसलिए आप आज ही उन चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो जिसका रिजल्ट आपको शायद अपनी लाइफ में ना मिले, पर आने वाली जनरेशंस को मिलेगा। इस विजन के लिए हमें फिर से याद करना होगा जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं समझते थे, उनका एक साइंटिफिक टेम्पर था। उन्होंने होमी जे भाभा के साथ मिलकर इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की और विक्रम साराभाई के साथ मिलकर स्पेस रिसर्च को सपोर्ट किया। आईआईटीज नेहरू जी ने बनाए थे। आज आईआईटीएन ग्लोबली डिमांड में है। सिलिकॉन वैली में सीईओ ढूंढो, 3 में से एक आईआईटी से होगा। ये नेहरू जी की गिफ्ट है इंडिया को। एम्स मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का सेंटर है। सीएसआईआर रिसर्च लैब्स का एक नेटवर्क है। डीआरडीओ, विक्रम साराभाई इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर, उन्हें भी नेहरू जी ने सपोर्ट किया था। इसरो का सीड नेहरू जी के जमाने में पड़ा था। मंगलयान 2013 में गया था, लेकिन उसकी नींव नेहरू जी ने 1960s में रखी थी। नेहरू जी ने एक बार बोला था कि साइंस इज नॉट मियरली ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, साइंस इज अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ थिंकिंग। ये कोट आज भी यूनिवर्सिटी वॉल्स पर लिखा होता है। इसका मतलब है कि आप अपना फैसला किसी पर थोपते नहीं हो, बल्कि आप सबके साथ बैठते हो, ऑपोजिशन की बात सुनते हो, उन्हें समझाते हो और एक ऐसी बीच का रास्ता निकालते हो जहां सब खुश हो जाएं। इसमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से सबका दिल जीतने वाले लाल बहादुर शास्त्री इसमें सबसे आगे थे। शास्त्री जी का सबसे बड़ा एसेट था उनका ईगोलेस नेचर। उनसे कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उनके साथ बैठकर ठंडे दिमाग से बात करता था तो उनका फैन हो जाता था। वो हमेशा सबकी राय को रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वो लैंग्वेज इश्यूज को लेकर डिस्प्यूट्स हों या फिर किसानों के इश्यूज। शास्त्री जी ने हमेशा सबको टेबल पर लाकर कंसेंसस बनाया। उनका मानना था कि गवर्नेंस में एरोगेंस की कोई जगह नहीं होती। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से उनका टेन्योर छोटा होने के बाद भी देश के दिल पर उनकी एक मिटाई न जा सकने वाली छाप छूट गई। ओके, वीडियो खत्म हो गई है। फिर से अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो कर देना और सब्सक्राइब भी। बाय।